नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनिवाल। तो आज अगले 1 घंटे में आपके लिए क्या कार्यक्रम में खास रहने वाला है, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात बिहार की होगी, जहां जबरदस्त सियासी हलचल के बीच खबर है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। जेडीयू इस बार खुलकर आरोप लगा रही है कि बीजेपी चाहती है कि टूट हो जाए। आरोप प्रत्यारोप का खेल दोनों तरफ से लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच प्लान बीजेपी का क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स इस पर आपको लाइव अपडेट देंगे। लेकिन इसके आगे लोकतंत्र में बात बर्मिंघम में भारत की बेटियों से कैसे बेईमानी हुई और कैसे पदक से दूर करने की साजिश रची गई, पूरी डिटेल जानकारी इसकी होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने एनआईए की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। अमानतुल्लाह ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को रिहा करने की मांग कर दी है, तो इसका भी आगे पूरा विश्लेषण करेंगे। और इसके साथ ही लोकतंत्र में बात दुनिया में छिड़ी एक नई जंग की होगी, आपको दिखाएंगे अलर्ट करने वाली वर्ल्ड रिपोर्ट। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो बिहार में पनपे सियासी संकट को लेकर इस वक्त सामने आ रही है। नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार करेगी बीजेपी। जो टकराव की स्थिति ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में आकर खड़ी हो गई है, उसके लिहाज से ये एक बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त है जो आपको बिहार से हम दे रहे हैं। बीजेपी इंतजार करेगी कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं। बीजेपी नेतृत्व ने पार्टी के नेताओं को बिहार के घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी न करने को भी कहा है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा घटनाक्रम वहां पर तेजी से बदल रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी नेतृत्व का पार्टी के नेताओं को ये निर्देश है कि किसी भी तरह की बयानबाजी से बचें। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त पटना से साकेत जुड़ रहे हैं। साकेत, देखिए घटनाक्रम तो तेजी से बदल रहा है, हलचल बीजेपी खेमे में भी तेज है, लेकिन अभी इंतजार करेंगे कि पहले नीतीश कुमार क्लियर कर ले कि वो करना क्या चाहते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या खिचड़ी पक रही है अभी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर बदल रहा है, इस बीच अगर बीजेपी को वॉच किया जाए तो वो पूरी तरह से चुप है। बीजेपी के तरफ से कोई भी नेता इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर नहीं बात कर रहे हैं। आज हमने कई बीजेपी के नेताओं से, जो डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, उनसे लेकर कई ऐसे नेता हैं जिनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यानी कि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच में है, क्योंकि जो स्थिति दिख रही है, खास करके जो आरजेडी के साथ जाने की बात जहां तक आ रही है नीतीश कुमार के, उसमें आरजेडी का क्या कदम होगा, क्योंकि जो बातें हमारे सोर्स बता रहे हैं कि आरजेडी के तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो तेजस्वी होगा। अगर इस पर नीतीश कुमार तैयार होते हैं तो फिर ये जो गठबंधन है वो हो सकता है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और इसके लिए एक नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश हो रही है कि 6 महीने तक नीतीश कुमार रहे मुख्यमंत्री और उसके बाद तेजस्वी को बनाया जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें, अटकलें हैं जो अंदर खाने चल रही है, जो हमारे सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं। लेकिन अगर आप नंबर गेम की बात अगर करें तो अगर नीतीश कुमार आरजेडी या महागठबंधन के दलों के साथ जाते हैं तो उनके पास काफी सफिशिएंट नंबर है, 160 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा उनके पास। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी अभी वेट एंड वॉच में है कि आखिर अगला कदम नीतीश कुमार क्या उठाते हैं, क्योंकि जेडीयू में जब तक नीतीश कुमार का बयान नहीं आता है, अगर नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं लेते हैं, तब तक कोई कुछ भी बोले उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए बीजेपी भी अभी बड़ा सोच समझकर इस पर आगे बढ़ रही है। लेकिन प्लान बीजेपी का क्या हो सकता है, भीतर ही भीतर दिल्ली में क्या मंथन चल रहा है, इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, दिल्ली से आपको अपडेट देंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद यह साफ है कि अब यह गठबंधन टूटने के कगार पर है। पहली बार जेडीयू नेता खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी की तरफ से सोच समझकर बोलने की नसीहत अभी नेताओं को दी गई है, जो अपडेट हमने आपको दिया भी। लेकिन इसके साथ साथ बिहार के सियासी गलियारों में नीतीश कुमार, बीजेपी और आरजेडी को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं, देखिए रिपोर्ट। बिहार में 2 साल पहले जिस गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई, उस गठबंधन की एक एक गांठें 2 साल बाद ही खुलने लगी है।
बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए तो मन में मलाल है। वहीं जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी उसकी ही पार्टी तोड़ना चाहती है। सच चाहे जो हो, लेकिन दोनों तरफ के आरोपों से यह साफ है कि गठबंधन में अब हर वक्त दरार बढ़ती चली जा रही है। पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में कई बार टूट, अलगाव और पाला बदलने की जबरदस्त राजनीति हुई। खबर है कि इस बार भी नीतीश कुमार ने फिर से मन बनाया है कि अब बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक दोस्ती को विराम देकर आरजेडी कांग्रेस के साथ सियासी दोस्ती गांठ ली जाए। वैसे ना तो यह हाल बिहार की राजनीति के लिए नई है और ना ही नीतीश कुमार के लिए। बस नई बात यही है कि इस बार जेडीयू ने बीजेपी पर आरसीपी सिंह को आगे करके जेडीयू को तोड़ने का आरोप लगा दिया है। जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए। नीतीश कुमार की सियासी स्टाइल को जानने वाले लोग जानते होंगे कि वो सीएम के कुर्सी तक किसी भी आंच के पहुंचने से पहले पाला बदलने में ही विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच खटास बढ़ी, फिर बीजेपी का बदला बदला रवैया भी दिखने लगा। लेकिन बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश के दिल में तो कुछ और ही बात खटक रही है। नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। उपराष्ट्रपति नहीं बनने से नीतीश नाराज है। जेडीयू को तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। अपनी तरफ से भी बीजेपी कोई प्रयास नहीं करेगी। अब जेडीयू और नीतीश कुमार को पूरा फैसला लेना है। जेडीयू का अपना आरोप है और बीजेपी का अपना आरोप है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार खामोश हैं। खबर है कि जेडीयू के ज्यादातर विधायक मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार आरजेडी तो ये पूरी तस्वीर आपको हम वहां पर दिखा रहे थे कि किस तरह से दोनों ही खेमों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेडीयू के सोर्सेज से खबर ये भी आ रही है कि उनका ये कहना है कि आरसीपी सिंह और चौधरी के जरिए किस तरह से टूट की एक कोशिश हो रही थी। लेकिन क्यों बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार, उसकी भी जरा कुछ वजह आप यहाँ पर देख लीजिए। 43 सीट जो मिली उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी को मानते हैं और इसमें सबसे बड़ा खेल जो हुआ वो चिराग पासवान के जरिए हुआ, ऐसा जेडीयू को नीतीश कुमार को लगता है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि चिराग गुट ने कैटेगोरिकली, पर्पसफुली, मकसद के तहत जेडीयू को नुकसान पहुंचाया और कई ऐसी सीटें थी जहां पर बड़े ही कम मार्जिन से जेडीयू उसे जीत में तब्दील करने में चूक गई और बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को कमजोर करने में जुट गई है। और इसके पीछे आरसीपी सिंह को एक बड़ा मोहरा भी बताया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो देखिए उन्हें जिस प्लान के तहत आगे बढ़ाया गया था उन्होंने उल्टा बीजेपी से अपने नाम को आगे बढ़ा लिया और इसके बाद नीतीश कुमार के काम की वो अवहेलना भी कर रहे थे। नालंदा गए तो वहां पर चीफ मिनिस्टर अगला कौन हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, ऐसे नारे उनके समर्थकों द्वारा भी लग गए। तो ये तमाम जो है नाराजगियों की वजह बनी रही। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रविकांत राय जुड़ गए हैं। रविकांत, देखिए जब पिछली बार विधानसभा चुनाव था और हालात थोड़े से ऐसा लग रहे थे कि बदल सकते हैं, तो नीतीश कुमार ने अपने आखिरी कैंपेन में यह तक कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है, एक बड़ी भावुक इमोशनल अपील कर दी थी। लेकिन देखिए राजनीति में एम्बिशन किसके किस हद तक जा सकते हैं ये भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी से छिपा नहीं है। नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं उसको बड़े करीब से बीजेपी भी देख रही है। नीतीश कुमार, बीजेपी जेडीयू गठबंधन बीजेपी के लिए 2024 के लिहाज से अब कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए मीनाक्षी, जो अभी वर्तमान में बिहार की सियासत में परिस्थितियां बनी हुई हैं उनमें बीजेपी के पास सिर्फ एक विकल्प है और वो है इंतज़ार करना, जो कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी को बीजेपी अपना रही है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अपना गठबंधन
तोड़ देते हैं, उन परिस्थितियों में भी बीजेपी के पास उतने नंबर्स नहीं है कि वो सरकार बना ले, या बीजेपी अभी इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो जेडीयू की पार्टी को तोड़ दे। तो सूत्र ये बताते हैं कि फिलहाल बीजेपी ना तो जेडीयू को तोड़ने का प्रयास करेगी, ना ही सरकार बनाने की स्थिति को लेकर किसी भी विकल्प पर वो विचार कर रही है। वो इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो कुछ भी करना है अब नीतीश कुमार को करना है। जो भी तल्ख टिप्पणी उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह की तरफ से आई है, उसके बाद बीजेपी अपने पूरे काडर को कंट्रोल में रखकर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई है। ये नाराजगी क्यों पैदा हुई, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि नीतीश कुमार और जेडीयू को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, उसके पीछे हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो उन्होंने, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, एक इमोशनल अपील की थी। वो ये इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर 2024 में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना है तो वो बीजेपी के साथ में रहकर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ी दूर की बात, बीच में ये चर्चा हो रही थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए उनके नाम का ऐलान कर सकता है, उस पर सहमति बन सकती है, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार और जेडीयू से इस बारे में कोई कंसल्ट नहीं किया और जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया। वहां से नाराजगी उत्पन्न हो रही थी और ये धीरे 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 आरसीपी सिंह के साथ साथ बढ़ती गई। आपको याद होगा मीनाक्षी, जब आरसीपी सिंह हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उस दौरान ये चर्चा हुई कि आरसीपी सिंह जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है वो बीजेपी के कोटे से आ सकते हैं। इस बात को लेकर भी जेडीयू के अंदर नाराजगी थी। अब नाराजगी ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार, चूंकि राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो अपने पार्टी और काडर को बचाने के लिए आरजेडी से भी हाथ मिला सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि पहले ही वो बिहार में बड़े भाई की जो भूमिका होती थी उसका पद जो है वो खो चुके हैं, बीजेपी वहां पर बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में 2024 में क्या होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में अभी बहुत समय बाकी है, इसीलिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि गठबंधन टूट जाए या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत पिछली बार आपने देखा कि जो कैबिनेट बर्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ज्यादा मांग रही थी जेडीयू, जिसको बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। तो ललन सिंह की खुद की एम्बिशन भी है कि वो यूनियन कैबिनेट में आ जाए, इसीलिए तल्ख टिप्पणी की जा रही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी अभी कुछ नहीं बोलेगी। उसने अपने नेताओं को यह निर्देश दे रखा है कि नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार किया जाए और उसके बाद ही बीजेपी अपनी रणनीति बिहार में तय करेगी। अब अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन देखिए, शुक्रवार को लेकर भी लगातार अब कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में उनकी अहम मुलाकातें आगे बड़े लीडर्स के साथ हो सकती हैं। लेकिन एक सच ये भी है, बीजेपी जिस तरह से कह रही कि वेट एंड वॉच अभी रखा जाए नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है, लेकिन बिहार में बीजेपी के पास अगर आरजेडी के तेजस्वी यादव की तुलना में आप देखें तो कोई वैसा चेहरा नहीं है। और यह भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज साकेत देखिए बीजेपी के लिए है, क्योंकि अगर आगे आपके लिए 2024 और फिर 2025 में विधानसभा चुनाव की जमीन पर आपको उतरना है, तो उस लिहाज से बिहार की जो लोकसभा सीटें हैं और जो विधानसभा में आपको अपना कद मजबूत करना है, वो तभी हो पाएगा जब एक मजबूत चेहरा आपके पास हो। सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे तक आप कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, ये एक चुनौती जो है बीजेपी के लिए बनी हुई है, जिसका हल अभी तक वो नहीं निकाल पाए हैं। देखिए, बिल्कुल 2015 में जब बीजेपी अलग होकर चुनाव लड़ी थी जेडीयू से, उस समय भी ये चीजें उठी थी कि आखिर बीजेपी का चेहरा कौन। और उस चुनाव में जो स्थिति बनी थी, जिस तरह से बीजेपी को 50 से 55 सीटों तक ही सिमट कर रह जाना पड़ा था, उसके बाद ये सामने आई थी बात कि अब बीजेपी को यहाँ पर अपने पैर पर अगर खड़ा होना है तो कोई एक चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसको जनता पसंद करे, जिसको जनता वोट करे। लेकिन अब तक ऐसा कोई चेहरा बीजेपी में नहीं बना है। जो सुशील मोदी, जो नीतीश कुमार के साथ रहे शुरुआत से, जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी की तरफ से, उनका एक चेहरा माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें भी साइड किया, क्योंकि 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें साफ तौर से यह दिखा था कि उन्होंने वोट उस हिसाब से इकट्ठा नहीं किया था। तो एक चेहरे की कमी बीजेपी को हमेशा से यहां पर खली है। और आने वाले दिनों में अगर बीजेपी को बिहार में अपने पैर पे अगर खड़ा होना है तो ऐसे में उनको एक ऐसा चेहरा ढूंढना पड़ेगा अपने लिए जो कि स्टैंड कर सके, जो जेडीयू के सामने, आरजेडी के सामने अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सके। और इसकी कमी बीजेपी को है, यहाँ पर जो यहाँ का बीजेपी का संगठन है ये भी इस बात को लेकिन साकेत देखिए, आप लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, रविकांत आप भी लगातार पॉलिटिकल खबरों के पीछे रहते हैं, लेकिन बिहार की धरती से
राजनीति के लिए बड़े संदेश इससे पहले भी निकलते रहे हैं। अब आगे की राजनीतिक लड़ाई के लिए कम से कम वर्तमान परिस्थितियों से क्या निकल कर आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। 15 अगस्त से पहले एनआईए ने बाटला हाउस से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। आईएसआईएस से कनेक्शन के आरोप में मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद एनआईए की कस्टडी में उसे भेज दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस संदिग्ध आतंकी का समर्थन किया है। अमानतुल्लाह मोहसिन की रिहाई की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों? एनआईए ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के विधायक उसे बेकसूर बता रहे हैं। एनआईए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी से पूछताछ कर रही है, वहीं आपके विधायक उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। आईएसआईएस के लिए फंडिंग जुटाने के आरोप में एनआईए ने मोहसिन को गिरफ्तार किया है। वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह खान एनआईए की कार्रवाई को ही असंवैधानिक बता रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली के बाटला हाउस से आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए फंडिंग जुटा रहा था। एनआईए को जांच के दौरान मोहसिन की सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। पता चला कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहा है। साथ ही ये भी पता चला कि ये न सिर्फ पूरी तरह रेटिकलाइज है, बल्कि आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य भी है। एनआईए के मुताबिक मोहसिन की गिरफ्तारी आईएसआईएस के लिए हिंदुस्तान में फंड इकट्ठा करने के आरोप में हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहसिन अहमद को 16 अगस्त तक रिमांड पर भेजा है। दलील दी गई कि तफ्तीश के लिए मोहसिन को अन्य शहरों में ले जाना है। एक तरफ 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को यह कार्रवाई असंवैधानिक दिखाई दे रही है। अमानतुल्लाह खान ने बाकायदा ट्वीट कर लिखा, एनआईए द्वारा जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी गलत और असंवैधानिक है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाला है। मोहसिन बेकसूर है और उसका किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। मोहसिन को जल्द रिहा किया जाए। बिना जांच पूरी हुए अमानतुल्लाह साहब ने संदिग्ध आतंकी को बेकसूर करार दिया और तो और एनआईए को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और बीजेपी पर भी निशाना साधा। अब अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया तो बीजेपी को अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया। एक तरफ जहां बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछ रही है कि क्या अब उनकी पार्टी आतंकियों का साथ देगी। ऐसे खतरनाक चेहरे को जब कल अरेस्ट किया गया तो आम आदमी पार्टी आज उस आतंकी के साथ जाकर खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं मोहसिन अहमद के साथ हम डटकर खड़े हैं, हम उसका साथ देंगे। अब आम आदमी पार्टी आतंकियों का साथ देगी। संदिग्ध व्यक्ति को वहां पकड़ा गया है तो उसको धार्मिक चश्मे से देखने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी कुछ भी बोलने से बच रही है। मैं अभी सुबह से ही सदन में था और मैं इस विषय को देख नहीं पाया हूँ। जानकारी लेके आपको मुझे एकदम जानकारी नहीं है। मैं अभी सीधे सदन से आपके पास आ रहा हूँ। एक तरफ आम आदमी पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के एक बयान ने आम आदमी पार्टी को असमंजस में डाल दिया है, सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक एक तरफ संदिग्ध आतंकी के समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं पंजाब के एक आप विधायक की गुंडागर्दी कैमरे पर कैद हुई है। पंजाब के दसूहा के विधायक कर्मवीर सिंह घुम्मन और उनके गनर पर टोल प्लाजा पर बूम तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, टोल प्लाजा का बूम उठने में चंद सेकंड की देरी हुई तो विधायक अपनी कार से उतर गए। उसके बाद उन्होंने बूम को ऊपर करवाया और अपनी गाड़ी पार करवाई, लेकिन हद तो तब हो गई जब विधायक जी और उनके गनर ने बूम को नीचे करने ही नहीं दिया और धड़ाधड़ फ्री में गाड़ियों को पार करवाने लगे। टोल प्लाजा कर्मी का आरोप है कि विधायक और उनके गनर ने बदसलूकी की और गनर से बूम भी तोड़ दिया। हालांकि इस मामले में अभी तक आप विधायक का कोई वर्जन सामने नहीं आया है। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
सत्ता के गलियारों में चलने वाले की हनक कैसी होती है, ये तस्वीर इसकी बानगी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखती एम्बुलेंस को आगे जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि जिस रोड से इसे गुजरना था उसी रोड से तमिलनाडु के स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश का काफिला गुजरने वाला था। सही सुना आपने, गुजर नहीं रहा था, गुजरने वाला था। लेकिन जब तक उनका काफिला गुजरा नहीं, एम्बुलेंस को खड़ा रखा गया। ये वाकया 5 अगस्त का है, जब मंत्री अनबिल महेश बाढ़ राहत कैंप्स का जायजा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके काफिले को पार होने के लिए एम्बुलेंस को जिस तरह से रोका गया, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि अगर मंत्री इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आम इंसान से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्योंकि एम्बुलेंस आप समझिए इमरजेंसी सेवाओं में जिसकी जरूरत है, उसे मंत्री के काफिले के लिए रोक दिया गया। रूस यूक्रेन में अंतहीन जंग के बीच दुनिया के सामने एक नए युद्ध का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा क्या की? चीन बौखला गया। वो नॉन स्टॉप वॉर ड्रिल कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है, एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, समंदर में वॉरशिप दौड़ा रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन ताइवान में युद्ध का सायरन बज चुका है? और अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो क्या तीसरे विश्व युद्ध को रोकना असंभव होगा? क्या चीन ताइवान युद्ध का सायरन बज चुका है? ताइवान को चीन डरा रहा है या जंग के लिए उकसा रहा है? ताइवान की सरहद पर चीन की वॉर ड्रिल या गीदड़ भभकी? क्या ताइवान पर चौतरफा अटैक करेगी चाइनीज आर्मी? ताइवान पर अटैक का अंजाम बुरा नहीं, बहुत बुरा होगा। ताइवान पर अक्सर अपनी छोटी आंखें तरेरने वाला चीन इन दिनों गुस्से से आग बबूला है। समंदर से घिरे इस टापू को अपना हिस्सा मानने वाला चीन इन दिनों इस देश को डरा रहा है। जमीन से हवा में मिसाइलें दागी जा रही हैं, आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं, समंदर में युद्धपोत हुंकार भर रहे हैं। ये सब कुछ ताइवान बॉर्डर पर हो रहा है। उन्माद की हरकतें चाइनीज आर्मी कर रही है। अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन इस कदर भड़का कि उसने फौरन वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस छोटे से टापू को चीन ने 6 जगह से घेर लिया है। ताइवान के आसमान में चीनी फाइटर एयरक्राफ्ट की सरेआम घुसपैठ हो रही है। बिना वजह मिसाइलें पानी के अंदर दागी जा रही हैं। 已经加强战备，严密且及时地掌控周边所有的军事动态。我们也和各方的盟友密切联系，共同协力防堵区域的安全情势的。 नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तिलमिलाहट ऐसी है कि चीन की सरकार ने फौरन ताइवान को चारों ओर से घेरकर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। वॉर एक्सरसाइज के नाम पर सैन्य ताकत की नुमाइश करने लगी। ताइवान के समंदर और आसमान में सरेआम घुसपैठ की हिमाकत की। करीब 8 मुद्दों पर अमेरिका से बातचीत खत्म करने का ऐलान कर दिया। नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के लोगों पर पाबंदी लगा दी। जुबानी जमा खर्च तो ठीक है, लेकिन सवाल ये कि जब ताइवान पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उसे हर तरफ से घेर लिया है। ऐसे में ताकत में कई गुना मजबूत चीन से ताइवान मुकाबला कैसे करेगा? क्या अमेरिका उसकी सीधी मदद करेगा या फिर यूक्रेन युद्ध की तर्ज पर पर्दे के पीछे से सैन्य सहायता देगा? ऐसे सवालों के जवाब के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।
अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर सियासी शख्सियत के ताइवान पहुंचने से चीन क्यों चिढ़ गया है, इसे समझने के लिए आप हमारी अगली रिपोर्ट बड़े ध्यान से देखिए। ये तस्वीर इसी 2 अगस्त 2022 की है, जब अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। इस तस्वीर ने चीन को ऐसा चिढ़ाया कि युद्ध के उन्माद ने उसने आपा खो दिया। चीन के लाख ऐतराज और धमकियों को दरकिनार कर पेलोसी ने यात्रा पूरी की। बस फिर क्या था, चाइनीज एयरक्राफ्ट और वॉरशिप ने समंदर आसमान एक कर दिया। चीन की आपत्तियों को ताक पर रखकर अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर सियासी शख्सियत ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन से मुलाकात भी की। यह मुलाकात शी जिनपिंग की आंखों में ऐसी खटकी कि उन पर युद्ध का फितूर सवार हो गया। चीन का विस्तारवादी इरादा जब जब कुलांचे मारता है, तब तब वो वन चाइना पॉलिसी की रट लगाता है। ऐसे में ताइवान को चीन में मिलाने के मंसूबे रखने वाले शी जिनपिंग की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट सरकार ने 2 चुनी हुई सरकारों की महिला नुमाइंदों की मुलाकात पर हाय तौबा मचा दी। आज अमेरिका अगर ताइवान के साथ है और ताइवान को नहीं बचा पाता है, तो सोचिए दुनिया का भरोसा अमेरिका के ऊपर कैसे बरकरार रहेगा, कैसे वो अमेरिका के तरफ देखेंगे कि हमारी मदद के लिए आएगा। पहले यूक्रेन में देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया, अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, ये देशों का मिलकर एक अलग गुट बन जाएगा। युद्ध अभ्यास के नाम पर चीन ने ताइवान के चारों ओर पूरी ताकत झोंक दी, बेहिसाब मिसाइलें दागी। 5 मिसाइलें तो जापान के इलाके में जा गिरी। ऐसे में सवाल ये कि चीन ने ताइवान पर गुस्से के इजहार में जापान को क्यों छेड़ दिया। तो इसे चीन की गलती समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ड्रैगन ने जानबूझकर ये कदम उठाया। जिस वक्त चीन ये गुस्ताखी कर रहा था, उस वक्त अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी जापान में थी, जहां वो ताइवान की बात कर रही थी, जिनपिंग सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। As you see, the Chinese made their strikes, probably using our visit as an excuse. Let me close by saying this. The Chinese have tried to isolate Taiwan, keeping them most recently from the World Health Organization by not even letting their participation be on the agenda of the World Health Agency, whatever that makes these determinations. They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there. यकीनन पेलोसी को ताइवान जाने से चीन रोक नहीं पाया। ऐसे में अब खींच मिटाने के लिए वो ताइवान में घुसपैठ कर कभी लड़ाकू विमान उड़ा रहा है, तो कभी बियाबान में मिसाइल फायर कर रहा है। इस बीच दुनिया के 3 ताकतवर मुल्कों ने एकजुट होकर चीन को सीधी चेतावनी भी दे डाली है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने बेहद तल्ख लहजे में चीन से अपनी वॉर एक्सरसाइज को फौरन बंद करने को कहा है। तीनों देशों ने इस तरह के एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए नुकसानदेह बताया। चीन की लाइव फायर ड्रिल की निंदा करते हुए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने इसे तनाव बढ़ाने वाली हरकत बताया। तीनों देशों ने कानून, मानवाधिकार और क्षेत्रीय अखंडता के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ ताइवान बॉर्डर पर वॉर ड्रिल जारी है, तो दूसरी तरफ जापान में चीन के दूतावास ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट का विरोध किया। चाइनीज दूतावास ने कहा, हम इस तथाकथित संयुक्त बयान का कड़ा विरोध और निंदा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हम पर आरोप लगाने के लिए बेवजह शोर मचा रहे हैं। जहां तक पेलोसी की ताइवान यात्रा के गुण और दोष की बात है, तो वो सबके सामने स्पष्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका अभी भी पुरानी धुन बजा रही हैं।
तो चीन भी अपने हट पर कायम है। वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि नैन्सी पेलोसी की सिर्फ एक यात्रा भर ने चीन में खलबली क्यों मचा दी। इसे समझने के लिए हमने देश और दुनिया के एक्सपर्ट से बात की। सबसे पहले आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में हिस्ट्री के प्रोफेसर विलियम वेई की बात सुनाते हैं। The Chinese see Pelosi's visit as giving legitimacy to the government in Taiwan and is seen as, well, aiding and abetting those who seek an independent Taiwan, such as those who belong to President Tsai's Democratic Progressive Party that currently governs Taiwan. So Pelosi's visit, they fear, might encourage other nations to normalize relations with Taiwan, undermining China's efforts to isolate Taiwan diplomatically and economically. चीन को इस बात का डर है कि जिस ताइवान को वो अपना हिस्सा समझता है, उसे दुनिया के देश आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। यही वजह है कि ताइवान को डराने और दुनिया को युद्ध का खौफ दिखाने की खातिर चीन ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। ताइवान के नक्शे को खुद में मिलाने पर चीन क्यों आमादा है, इसके लिए वो दुनिया के ताकतवर मुल्कों से भी लोहा लेने पर क्यों तुला है, इसके लिए आपको ताइवान के इतिहास और वर्तमान की पूरी कहानी देखनी होगी। चीन के सिर पर युद्ध का उन्माद। ताइवान का एजेंडा, चीन का नया प्रोपेगेंडा। समुंदर से घिरा ताइवान, जिसके खिलाफ चीन गुस्से से लाल पीला है। चीन की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों इस वक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। युद्धाभ्यास यानी जंग की तैयारी। ये लाल निशान देखिए, इन 5 इलाकों में चीन की नेवी भयंकर ड्रिल कर रही है और ताइवान की सीमा पर बने 5 आर्मी बेस, 8 एयर बेस और 5 नेवी बेस पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या चीन अपने कदम पीछे हटाएगा या फिर ताइवान पर हमले के बाद कब्जा कर लेगा। इसका जवाब सिर्फ चीन के पास है। फिलहाल वो ताइवान को डराने के लिए वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। इस ड्रिल में चीन ने अपने 7 बड़े हथियार उतार रखे हैं। J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, इसकी रफ्तार 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। DF-17 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 1800 से 2500 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है। शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर, जो एक बार में 44 लड़ाकू विमान लेकर चलने की ताकत रखता है। लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी एक बार में 50 हेलीकॉप्टर की क्षमता है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और एक साथ 30 हेलीकॉप्टर लेकर चलने की क्षमता रखता है। टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 1000 राउंड प्रति मिनट फायरिंग करने वाले सिस्टम से लैस। PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 130 किलोमीटर दूर तक रॉकेट दागने में सक्षम। चीन इसके अलावा ताइवान पर आसमान से भी हमला कर सकता है। चंद दिनों में चीन के फाइटर जेट ताइवान की एयर स्पेस में भी उड़ रहे हैं। चीन ने मिसाइलों के जरिए भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। यानी चीन साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि ताइवान उसकी एयरफोर्स की रेंज में पूरी तरह से आता है। उधर ताइवान ने भी समुद्र के करीब अपनी एयरबेस पर हलचल बढ़ा दी। फाइटर जेट्स लगातार आसमानी सीमा में उड़कर चीनी फाइटर जेट्स को चेतावनी दे रहे हैं। चीन से सीधी टक्कर लेने के लिए ताइवान अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अगर इस इलाके में जंग हुई तो क्या अमेरिका उसकी मदद कर पाएगा? क्योंकि ताइवान की लोकेशन इस तरह से है कि वो चीन की रेंज में पूरी तरह से आता है। इस इलाके में अमेरिका के फाइटर जेट्स को पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद चाहिए होगी। चीन अपनी एयरफोर्स और एंटी क्रूज मिसाइलों के जरिए अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर को रोक सकता है। युद्ध में उतरना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होता। चीन भी इससे कतरा रहा होगा, क्योंकि युद्ध का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और ऐसे में ड्रैगन रणनीतिक युद्ध लड़ सकता है। चीन दुनिया से ताइवान का कनेक्शन काट सकता है। अब सवाल उठता है कि चीन को इससे फायदा क्या होगा? ताइवान अपने खाद्य पदार्थ का 65% हिस्सा आयात करता है। ताइवान सेमीकंडक्टर चिप और आयरन स्टील का बड़ा निर्माता है। ऐसे में ताइवान की अर्थव्यवस्था निर्यात पर आधारित है। अगर चीन ने दुनिया से ताइवान का लिंक काट दिया तो ताइवान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और ताइवान घुटनों पर आ जाएगा। ताइवान एक मॉडर्न देश है, आधुनिक देश है, बहुत अच्छे स्मार्ट चिप्स बनाता है, दुनिया में उसकी पूरी डिमांड है और
ये अगर हो जाता है तो दुनिया की जो ताकत का पलड़ा एकदम बदली हो जाएगा। आज अमेरिका अगर ताइवान के साथ है और ताइवान को नहीं बचा पाता है तो सोचिए दुनिया का भरोसा अमेरिका के ऊपर कैसे बरकरार रहेगा। ऐसे में चीन रणनीतिक तौर पर ये युद्ध जीत सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर चीन ताइवान से चाहता क्या है, वो आपको बताएं। उससे पहले ताइवान का इतिहास जानना भी जरूरी है। 1949 में चीन से अलग हुआ फॉर्मोसा अब ताइवान के नाम से जाना जाता है। ये चीन से करीब 130 किलोमीटर के दूर एक द्वीप है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन में दो पार्टियों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। 1949 में सत्ताधारी नेशनल पार्टी कुओमिंतांग को हराकर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। इसके बाद कुओमिंतांग के लोग चीन की मुख्य भूमि छोड़कर उससे 130 किलोमीटर दूर ताइवान एक द्वीप पर चले गए और मुख्य भूमि से संपर्क काटकर अपनी सरकार बना ली। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। उसका अपना संविधान है और वहाँ चुनी हुई सरकार का शासन है। और वो कह रहे हैं कि ताइवान हमारा हिस्सा है। हालांकि कभी भी उन्होंने उस पर एक्चुअल रूल नहीं किया है। उनकी हमेशा से गवर्नमेंट अपनी अलग रही है और चाहे कभी प्रो चाइना होती है, कभी एंटी चाइना गवर्नमेंट वहाँ पे आती है। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट है वहाँ पे ताइवान में, वो बिल्कुल चाहते हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी मेंटेन करें। और उनका ट्रेड चीन और ताइवान के बीच में भी बहुत हाई है और वो चाहते हैं कि दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल जो ट्रेड चल रहा है और जो रिलेशनशिप है उसको बिगड़ने ना दें। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा लग रहा है कि बिगड़ जाएंगे थोड़े, और इसके बिजनेसेस पे बहुत काफ़ी असर होगा, वर्ल्ड बिजनेस के ऊपर भी। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन नाम से मशहूर उन टापुओं में गिना जाता है जिसमें अमेरिका के करीबी ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए अहम माने जाते हैं। अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से ये सभी द्वीप बेहद अहम हैं। ऐसे में चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिम के कई जानकारों के मुताबिक उसे पश्चिम प्रशांत महासागर में दबदबा दिखाने की पूरी छूट मिल जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो जंग यूक्रेन वाली नहीं, सीधी और भयंकर होगी। चीन ने अगर ताइवान पर अटैक किया तो फिर शायद तीसरे विश्व युद्ध को रोकना भी नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।